रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करेंगे थैलीसीमिया। यह क्या होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, सरकारें इस पर क्या कर रही हैं, एज ए सोसाइटी हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस शो में तलाशे। इस शो में बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ झरना मलिक जी हैं, जो इस बार थैलेसीमिया कैटेगरी में पर्पल एम्बेसडर भी हैं पर्पल फेस्ट में। ये सर्ब श्याम मंगलम फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ थैलेसीमिया एंड डिसेबल्ड वॉरियर्स ट्रस्ट की फाउंडर ट्रस्टी है। झरना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। नमस्कार। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप एक बहुत रूरल एरिया से आती हैं, उड़ीसा से आप हैं, तो अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं और बचपन के बारे में बताएं। उस जिस एरिया से आप आती हैं वहाँ कितना मुश्किल था सरवाइव करना और कैसे आपने सरवाइव किया? 1994 में मेरा जन्म हुआ उड़ीसा की गांव में, जाजपुर गांव में। वहाँ पे जन्म के बाद मुझे कुछ महीनों बाद बार बार मैं बीमार होने लगी और बार बार बीमार होने के बाद भी डॉक्टर मेरी बीमारी क्या है पहचान नहीं पा रहे थे, उसमें ट्रीटमेंट क्या दी जाए वो समझ नहीं पा रहे थे। तो गांव से मेरे बाबा मुझे जिंदा रखने के लिए जो शहर के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां लेके आए। 4 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद भी वहाँ की, भुवनेश्वर की, कटक की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर SV मेडिकल की समझ नहीं पाए मुझे कौन सी बीमारी है, जिसके लिए हर 2-3 महीने में मैं बीमार हो जाती हूँ अनेक कारणों से और कोई भी दवाई काम नहीं करता है। और जैसे ही ब्लड लगता है मैं थोड़ी रिकवर करने लगती हूँ। 1997 में गांव की मेरी घर जमीन मेरे माँ बाप ने गिरवी रख के और कुछ बेच के पैसे लेके दिल्ली आए। दिल्ली एम्स में लगातार 6 महीने स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि मुझे थैलेसीमिया नामक एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें मेरी शरीर की बोन मैरो में क्षमता नहीं है रेड सेल क्रिएट करने की, जिसके कारण ही मैं बचपन से, बायजन से बीमार रह रही हूँ और कोई भी दवाई मुझ पे काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये बोलने के बाद तुरंत ये बोला कि इस बीमारी में बच्चे की जीवन की जो लाइफ टाइम है, लाइफ शेल कहा जाता है, वो 8 से 10 साल की होती है। शायद कुछ पूर्व जन्म का कर्म का फल है। आप इनका सेवा करना, हर महीने ब्लड चढ़ाते रहना, और अभी कोई भी दवाई नहीं है, इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं है, हम इनको ठीक नहीं कर सकते हैं।
इस निराशा विचार के साथ और दुखद खबर के साथ मेरे माँ बाप मुझे उड़ीसा ले गए। उड़ीसा में जब मैं हर 15 दिन में मुझे ब्लड चढ़ाना होता था, मेरे गांव में ब्लड बैंक में अवेलेबिलिटी थी नहीं। तब हम गांव से 500 किलोमीटर दूर आते थे ट्रैवल करके बस से ब्लड चढ़ाने के लिए। हर 15 दिन में जाना आना हर रोज का इतनी कठिनाई और खर्चे होते थे। और आने के बाद हॉस्पिटल में भी थैलेसीमिया बीमार बच्चों के लिए कोई स्पेशल वार्ड नहीं था। मुझे याद है अभी भी हॉस्पिटल की बरंडा में जहाँ पे सिक्योरिटी और दूसरे मरीज और कुत्ते जैसे बरंडा में लेटे होते थे, मैं उनके साथ लेट के ब्लड लेती थी। और इस परिस्थिति के साथ जूझते हुए जब मैं स्कूल जाने लगी और स्कूल जाती थी तो थक जाती थी, चक्कर आते थे, दूसरे बच्चों की तरह एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, भाग नहीं पाती थी। तो टीचर्स डर जाते थे, माँ बाप को बुलावा भेज के मुझे घर भेज देते थे, ये बीमार है आप ठीक करके भेजो। तो मेरे माँ बाप समझाते थे कि इसका कोई उपचार नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते, आप थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करें। इन परिस्थितियों के साथ ही मेरा बचपन बीतता है। और आज भी मेरी गांव में मैं जाऊं, जो ट्रीटमेंट मुझे दिल्ली में मिल पा रही है, शायद वो ट्रीटमेंट आज भी मेरे गांव में मुझे नहीं मिल पाएगी। यही जी। मेरे लिए बहुत दुख की बात है और मेरी कोशिश रहती है कि वो सुविधाएं मैं पहुंचा पाऊं मेरे गांव के बच्चों के लिए। राइट। अब ये बताएं हमारे लिसनर्स के लिए, जो आपने बताया अपनी कंडीशन, थैलीसीमिया में कुछ और भी सिम्टम होते हैं? दो सवाल है मेरे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने बताया कि ये जो डॉक्टरों ने बताया कि जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 8 से 10 साल ही रहता है। तो इस हाँ जी। कंडीशन में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे, वो सोचते होंगे कि क्या इतना पैसा लगाना सही है, क्या इस बच्चे ये तो चला ही जाएगा, इसके लिए हमें घर बार बेचना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मरने के लिए बच्चों को छोड़ देते होंगे, एक। और दूसरा, थैलीसीमिया होता क्या है, इसमें और भी क्या कैटेगरीज होती हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताओ, इसके सिम्टम क्या होते हैं? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें माँ बाप के शरीर में थैलेसीमिया का जीन में कुछ अंश हो तो बच्चे के शरीर में वो थैलेसीमिया मेजर के रूप में आता है, वो जेनेटिक म्यूटेशंस में आता है। और शरीर की जो बोन मैरो है उसमें क्षमता नहीं होती है लोहित रक्त कणिका या रेड सेल क्रिएट होने की। इस बीमारी में शरीर में बिकॉज ब्लड क्रिएट नहीं होता है, बच्चे में वीकनेस रहती है। पीलिया होना, जो कहते हैं ना पीलिया हो गया, आज भी मैं कहीं जाती हूँ बोलते पीलिया है, वो पीलिया नहीं, मेरी आंखें येलो रहती है। तो पेट की जो तिल्ली है, स्प्लीन है, वो बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि हम रेगुलर ब्लड लेते हैं, वो डिस्ट्रॉयड होता है। नॉर्मल इंसान के शरीर में ब्लड की डिस्ट्रॉयड होने की जो ड्यूरेशन है हमारी उससे बहुत कम है। उनकी अगर 3 महीने में डिस्ट्रॉयड होगी, वो मेरी 30 दिन तक भी ना जाए। मैं हर महीने में इसीलिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और उसी के साथ साथ हाथ पैर पतले हो जाना, आंखों में असर आना, कान में असर आना, हड्डियां कमजोर होना, और ताकत बिल्कुल ना होना। और मेजर बात, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति ही कम होती है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमें वायरल और इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। जी। और रेगुलर ब्लड लेते हुए हमें HIV, HCV जैसे जानलेवा संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। तो अनेक परिस्थितियां जाती है। थैलेसीमिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, शरीर की हर अंग पे असर करता है। हमें हर अंग पे ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, दवाइयां खानी पड़ती है, और एक एक अंग हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। जी। और जैसे कि आपका दूसरा सवाल था, माँ बाप को ये निराशा हुई जब सूचना मिली कि आपकी बच्ची के जीवन ये 8 से 10 साल है। आज से 30 साल पहले गांव में पहला बच्चा जब एक लड़की हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, उनके घर लक्ष्मी आई, लेकिन गांव में ये था कि लड़की हुई है। और ड्यू टू थैलेसीमिया मेरा स्किन कलर बहुत डार्क है, तो एक काली सी लड़की हुई है। इस विचार के साथ तो था ही था। जब थैलेसीमिया पता चली, मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्तेदार मेरे बड़े होने के बाद भी, पहचान वाले जानने वाले,
अरे इतने पैसे क्यों खर्चा करते हो, वो तो ऐसे भी नहीं जीने वाली। उन पैसों में तो आप कितने घर बना लेते, कितने शौक की चीजें बना लेते, क्यों खर्चा कर रहे हो जब उसकी जिंदगी ही नहीं है। और ये मैंने बड़े होने के बाद समझा। अनेक पेशेंट जब न्यूली डिटेक्ट होते हैं ना, उनकी जो माँ होती है, बच्ची और माँ को छोड़ देते पति, क्योंकि एक बीमार बच्ची का खर्चा वो नहीं पाल सकते, और दूसरे बच्चे होंगे तो शायद चांसेस है थैलेसीमिया हो जाए, तो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ देते हैं। कितने लोग अपने सुसाइड कर लेते हैं, मैंने खुद देखी है, बीमारियों से परेशान होते होते सुसाइड कर लेते हैं। वो बच्चियां खुद बोलती है मैं मर जाऊं तो अच्छी बात है, इस बीमारी के साथ जूझने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। ये विचार कभी मेरे दिमाग में भी आता था, मेरे परिवार के दिमाग में नहीं आई, चाहे जितनी भी कोशिश करे समाज, लेकिन मेरे दिमाग में तो आता ही था ये चीजें कि इतनी कठिनाइयों से अच्छा है सरल कि इस जीवन को ही खत्म कर दो। अब ये बताएं कि दो चीजें आपसे जाननी है। एक, क्या कोई डेटा है कि कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं इंडिया में? दूसरा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और ये लगातार कंटिन्यूस होने वाला एक एक्सपेंस है, तो हर किसी के बस में तो नहीं है इतना खर्चा करना। तो गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कैसे लोग कोप अप कर रहे हैं? पहली तो बात, आप जो डेटा की बात कर रहे हैं, भारत सरकार से जब हम बार बार, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, हम बार बार आवेदन करते हैं, अनाउंसमेंट बहुत प्रोग्राम्स की होती है, बट अभी तक फिजिकली मैंने कहीं नहीं देखा किसी सरकार के डिपार्टमेंट के पास वो डेटा वो मुझे बता पाए कि आज भारतवर्ष में इतने बच्चे हैं, आपके जिला में इतने बच्चे हैं, आपके राज्य में इतने बच्चे हैं। क्योंकि एक नेशनलाइज, अभी तो हमारी डिसेबिलिटी कार्ड भी बन गई है, जो एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, हर थैलेसीमिक बच्चे के पास है। अभी भी नेशनलाइज ये डेटा कहीं पे भी नहीं पब्लिश है, ना उनके पास है। अगर होता तो श्योरली पब्लिश की जाती, और करनी भी चाहिए। अभी तो सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे लिए ब्लड की जो सर्विस चार्ज थी, ब्लड को जो हम खरीद रहे थे, वो खरीदना हमें नहीं पड़ता है सरकारी हॉस्पिटलों में। केवल वहां पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलता है। जो रेगुलर हमारी आयरन चिल्ड्रेशन है, ब्लड लेते लेते शरीर में आयरन जम जाता है, जो हमारी ऑर्गन को खराब कर देता है। हार्ट फेलियर, लिवर डैमेज, बोन फ्रैक्चर की जो चांसेस, आईज की दृष्टि चली जाना, कान की सुनने की क्षमता चली जाना में असर करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आयरन चिल्ड्रेशन थेरेपी है, जिसमें हम शरीर से एक्स्ट्रा आयरन रिमूव करते हैं, वो मेजर एक्सपेंस दवाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बट बीइंग ए पेशेंट मैं बताना चाहूंगी, आज से 10 साल पहले ये जब सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, उसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिल रही थी, अच्छी ब्रांड्स की, जिसकी दवाई अगर मैं भी खाती थी तो मेरी आयरन लेवल कंट्रोल रहती थी। बट आज अनेक सरकारी हॉस्पिटलों में अनेक कंपनियों की दवाइयां मिलती है, जो अनेक बच्चों की शिकायतें भी रहती है कि काम नहीं करता या लो कॉस्ट दवाइयां हैं। तो मैं तो बीइंग ए पेशेंट मैं खुद खरीद के खाती हूँ, मैं ओपनली बोलती हूँ, सरकार ने फ्री दवाई तो दी है, जो दवाई मुझे चाहिए मुझे नहीं दी है, तो मुझे खरीद के खाना पड़ता है। सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से दी है, ना कि हमारी सुविधाओं के हिसाब से। उसके बाद सरकार के तरफ से हैंडीकैप की कैटेगरी में थैलेसीमिया को इंक्लूड की गई है, और हमें पेंशन मिलता है। हर स्टेट की अलग अलग अमाउंट है, जबकि मुझे लगता है कि एक ही अमाउंट होनी चाहिए, और अनुमान लगा के होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक फिक्स नहीं है कि हम दाल चावल खा रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम हर हफ्ते हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक सर्टन अमाउंट होना चाहिए, जिसमें जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता है, उसमें उसका गुजर बसर हो पाए। ये नहीं है कि हम इतना ही दे सकते हैं तो आप ले लीजिए। पर गवर्नमेंट ने जो हाई सपोर्ट नीड है उसमें पेंशन को बढ़ाया है, जिनको हाई सपोर्ट नीड है, और आपकी जो कैटेगरी है वो उसी में आती है। तो क्या हाँ जी, पेंशन, जो हाई सपोर्ट नीड वाली पेंशन है, उसका लोगों को बेनिफिट मिल पा रहा है? अभी तक तो मेरे पहचान में ऐसा किसी को बेनिफिट नहीं मिला है। जो फिक्स अमाउंट है वही मिल पा रही है।
एंड पेंशन में भी उन्होंने क्राइटेरिया रखी है कि एक जगह की 5 साल की गुजर बसर होने की प्रूफ दोगे तभी आपको वहीं की पेंशन मिलेगी। अब जब एक थैलेसीमिक मरीज को अपने गांव में ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रही है, वो शहर जाएगा, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो वो दूसरा शहर जाएगा। हमारी तो आईडी कार्ड है, बैंक अकाउंट है, हमें पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन हम कहें कि 5 साल की गुजर बसर होंगे तभी मिल पाएगी। कुछ नियम है जो उन्होंने सबके लिए समान रखी है, मुझे लगता है थैलेसेमिक बच्चों के लिए वो अलग होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेन ट्रैवल में फ्री मिलना, थैलेसेमिक बच्चों को ट्रेन ट्रैवल में फ्री मिलना, उसमें भी हमें सिर्फ मेडिकली अगर ट्रैवल कर रहे फ्री मिलता है, हमें वो कार्ड नहीं मिल पाती है जितनी भी कोशिश करो। हमें सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए फ्री मिलता है, वो भी मतलब हम तो 2 दिन हॉस्पिटल के साथ रहते तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो ट्रेन की ट्रैवल आईडी ना मिल पाना भी। और जॉब के क्षेत्र में जो स्पेशल रिजर्वेशन है उसमें भी थैलेसीमिया को कंसीडर बहुत कम ही किया गया है, तो वो भी हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इतनी मुश्किलों से पढ़ो लिखो और उसके बाद कोशिश करो कि एक साधारण जीवन यापन कर पाए अपनी मेहनत से, और उसमें भी सपोर्ट कम मिल पाए सरकार के तरफ से, तो दुख होता है ये। राइट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत सारे लोग आपको निकाल देते होंगे क्योंकि उनको पता है कि इनकी मेडिकल लाइबिलिटी हम पे आ जाएगी बहुत, लोग हाँ लेते जी, ही जब नहीं मैं होंगे। 2019 में दिल्ली आई और मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं था गॉडफादर, ना मेरा कोई बैक सपोर्ट सिस्टम था। मुझे सोशल वर्क करना आता था या तो होटल इंडस्ट्री में काम करना आता था, तो मैं जब भी प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने जाती थी, अच्छा आपको छुट्टी चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए, आपको तो स्पेशल लोगों को 4 छुट्टियां मिलती है, आपको तो 8 छुट्टियां चाहिए, इतना कंपनी थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। और उसमें भी आप बोल रहे हैं कि आपको थैलेसीमिया है तो आपके इतने खर्चे, तो इतनी सैलरी चाहिए। ये सारी दिक्कतें मैंने बहुत फेस किया है और मैं खुद छुपाती थी, नौकरी मिल जाए, दिल्ली में गुजर बसर इतना महंगाई है, मैंने खुद 4-4 घंटे ट्रैवल करा है, थैलेसीमिया छुपाई है, 9-9 घंटे की शिफ्ट करी है, जबकि थैलेसीमिया छुपाने के बाद मैं तो 4 घंटे ट्रैवल कर रही हूँ ना ऑफिस जाने आने के लिए, 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट तो कर ही रही हूँ ना। लेकिन अगर ये जॉब अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाती तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता कि हमें स्कोप मिल पाता जिंदगी में एक नॉर्मल जिंदगी जीने की। राइट, अब ये बताएं कि एक कोई ऐसा, क्योंकि अब तो अवेयरनेस काफी बड़ी है, तो हाँ जी 3-4 चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पे। एक, कि क्या जो लाइफ स्पैन है अब हाँ थैलेसीमिया जी के बच्चों का, क्या वो पहले से इम्प्रूव हुआ है? दूसरा, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और अब आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड? और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जानना चाहता हूँ, कैसे लोग ये हाँ इंश्योर कर सकते हैं कि जो थैलेसीमिया बच्चों में ना हो? कुछ ऐसा भी है जो अर्ली इंटरवेंशन से पॉसिबल हो सके? हाँ जी सर, थैलेसीमिया की लाइफ स्टाइल बड़ी है क्योंकि अब हमारे पास शरीर में जाने वाली एक्स्ट्रा आयरन करने की, रिमूव करने की थेरेपी है, इंजेक्ट थ्रू आउट, ओरल थ्रू आउट। अभी मैं देखूं तो मेरे 30 साल की एज की थैलेसीमिक बच्चे अनेक मिलेंगे जो आज से 30 साल पहले नहीं थे। थैलेसीमिया का लाइफ स्पैन बढ़ा है, बट हमें लगता है कि थैलेसीमिक बच्चों के लिए थैलेसीमिया रिसर्च सेंटर होने चाहिए हर स्टेट में, ताकि जो बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे 14 साल की उम्र से अधिक जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस, मॉनिटरिंग सरकार के नजर के अंतर्गत मिल पाए, एंड जो अपडेटेड ट्रीटमेंट रिसर्च है वो उसका भी वो हिस्सेदार हो पाए। एंड ये अगर हमें मिले तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। सर 2015-16 के बाद से जब मुझे समझ आ गई थी कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरे अंदर वो चाह है और लगन है, मैं कर सकती हूँ, मैंने शुरू करी थी सड़क किनारे एक पेपर पकड़ के कि डोनेट ब्लड सेव लाइफ। मैं मिनिस्टर्स के घर के सामने 3-3 4-4 घंटा धूप में बैठी रहती थी, एक लेटर लिख के, आज हमारी सेंटर में ब्लड नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स जो ला रहे हो वो हमारी नर्स ढूंढ नहीं पा रही है, 6-6 बार सुई चुभोई जा रही है, ब्लड बैंक में जो ब्लड मिल रहा है वो सेफ ब्लड नहीं है। वो मैंने बहुत कम उम्र में करना शुरू किया था
थ्रू आउट दैट जब हमने एक संस्था रजिस्टर्ड करा उड़ीसा में, आफ्टर दैट मैंने कोशिश करी। आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अनेक पेशेंट जड़ित है। किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम डोनर प्रोवाइड करते हैं। किसी को दवाई की रिक्वायरमेंट होती है, हम कोशिश करते हैं कि कहीं से मदद मिल पाए। उसके बाद जब डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर थैलेसीमिया मरीजों को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं चाहिए सरकार सोच रही थी, तब हमने दूसरे डिसेबिलिटी के साथ मिलके उड़ीसा में रैली करी थी, मीडिया पब्लिश करी थी, सरकार तक अपनी पूरी आवाज पहुंचाई थी कि थैलेसीमिया को भी डिसेबिलिटी एक्ट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमें इतना सहयोग मिल सकती है। एंड उसके बाद जब मैं दिल्ली रिलोकेट हुई, मेरे लिए बहुत दिक्कत होता था कि उड़ीसा के बच्चों तक मैं मदद नहीं पहुंचा पा रही हूँ ज्यादा। भारत में जो बच्चे थे वो मुझे जाने लगे थे, अनेक स्टेट से, सिर्फ उड़ीसा नहीं अदर स्टेट से भी बच्चे मुझ तक पहुंचने लगे और मदद मांगने लगे। तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ मैंने जो हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ सोशली वॉलंटरीली काम करने लगी। एंड सर्वेक्षण के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं कि थैलेसीमिया का हम रोकथाम कर पाए। सर्वेक्षण मंगलम फाउंडेशन जो दिल्ली से है, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि हम रोकथाम कर पाए, लोगों तक पहुंचा पाए, बच्चों की मदद कर पाए, ब्लड शॉर्टेज मिटा पाए, दवाइयाँ रेगुलेट करा जाए, जो दवाई मिल रही है बच्चे पे असर कर रही है कि नहीं कर रही है वो ध्यान रखा जाए, आगे आने वाली रिसर्च ट्रीटमेंट हमारी जैसे बच्चों को मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए हम 24/7 निरंतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन कैसे हो सकती है? जब दो जन शादी करना चाहते हैं, एक जोड़ा शादी करना चाहता है, पहले परिवार क्या करती है, भारत में हमारी रिचुअल के हिसाब से कुंडली मिलाई जाती है, परिवारों को मिलाया जाता है, दोनों पार्टनर्स को टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम दी जाती है ताकि उनकी एक परिवार बने, वो खुशी खुशी गुजर बसर करे। बट इसी के साथ साथ अगर वो दोनों पार्टनर्स की, लड़का और लड़की, शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाए, उसमें थैलेसीमिया स्टेटस चेक करे, तो उनको पता चल जाता है कि थैलेसीमिया बच्चे की होने की आगे कितनी चांसेस है, थैलेसीमिया उनके अंदर कितने अंश में है, और वो ऐसे पता चलने के बाद वो थैलेसीमिया को रोक सकते हैं। क्योंकि आज भी भारत में अरेंज मैरिज इंस्टीट्यूशंस है, लव मैरिज में भी आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को HIV है ये जान के कोई शादी नहीं करता है, और करता है तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेता है। वैसे ही अगर HIV की रोकने के लिए मुहिम चली, थैलेसीमिया की अवेयरनेस बढ़े और लोग समझे कि भाई अगर मैं आपसे शादी कर रहा हूँ या आप मुझसे शादी कर रहे हो, हम थैलेसीमिया चेक कर ले तो हमारी परिवार, आगे की आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और सबल जनरेशन होगी और हम एक स्वस्थ, अच्छी, खुशहाल जिंदगी यापन कर सकते हैं। राइट। अब ये बताएं कि सामाजिक तौर पे भी आप लोगों को बहुत स्टिग्मा झेलना पड़ता होगा, जैसे शादी का ही एक बड़ा इशू है, एम्प्लॉयमेंट का आपने बात की कि लोग रखते नहीं हैं, और गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें क्या आपको रिजर्वेशन मिलती है, और सामाजिक तौर पे शादी कितना बड़ा इशू है, और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन आपको डे टू डे फेस करना पड़ता है? डे टू डे मैं अगर डिस्क्रिमिनेशंस की बात करूं, भारत में अनेक प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन है जो हम समझते हुए, जानते हुए बड़े होते हैं। बट बीइंग ए थैलेसीमिक पेशेंट, जब मुझे हर रोज खून चढ़ता है और मेरे शरीर में लो इम्यूनिटी है, हर बच्चा, थैलेसीमिक बच्चा भाग नहीं सकता है, हमें समाज के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है आज के जिंदगी में, एक बेहतर जिंदगी के लिए। वो क्षमता हमारे पास नहीं है। जब मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स जो है महीने में जो कमाते हैं, वो पैसे उनकी आज की गुजर बसर के साथ, परिवार और भविष्य के लिए लगता है, और जो मैं नौकरी कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ रह रही हूँ, मैं जो कमा रही हूँ उसके बाद और एक हिस्सा खर्चा मैं जो करती हूँ ट्रीटमेंट में, उसके कारण मेरे पास वो एक्स्ट्रा बजट ही नहीं होता है कि मैं दूसरे लोगों से जुड़ पाऊं।
मिल पाऊं। और मेरे को याद है, मैं बचपन से आज भी कहीं पे शादियों में जाती हूँ, फैमिली गेट टुगेदर में फ्रेंड्स में जाती हूँ, यार वो बीमार बच्ची है, जब हम लोगों के सामने दवाइयाँ खाते हैं क्योंकि हम रेगुलर दवाई पे है, महीने में एक्स्ट्रा छुट्टियां लेके हॉस्पिटलों में जाती है, लोग कहते हैं इसको कोई बीमारी है, मुझे तो ना आ जाए। ये सोच आज भी है। आज भी मैं फंक्शंस में जाती हूँ, ये बीमार बच्ची है। वो करुणा, वो दया की जो नजर है हमारे लिए बहुत तकलीफदायक है। हमें साथ की जरूरत है, मदद की जरूरत है, लेकिन भीख की जरूरत नहीं है। ये सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन मैं हमेशा फेस करती हूँ। और शादियों का क्या स्टेटस है? शादी शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत अच्छी चीज है। जिंदगी की अंत तक आपके साथ कोई हमसफर हो। मैं भी अगर सोचूं, हाँ चाहूंगी जिंदगी के आखिरी तक एक हमसफर हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। एक साधारण व्यक्ति जो सुबह उठता है, घर के काम अपना नित्य कर्म खत्म करके जॉब पे जाते हैं, शाम को आते परिवार और दोस्तों के साथ जीवन यापन करके आगे की जिंदगी एक खुशहाल सोच रहा है, वो मेरे साथ दे पाए कि मैं हॉस्पिटल में 12 से 14 घंटे हर 15 दिनों में एडमिट रहूं, हर हफ्ते टेस्ट करवाऊं, हर रोज दवाइयाँ खाऊं। और मुझे एक बीमारी है जो मेरे जन्म से है, इसको एक्सेप्ट कर पाना नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और लोग तो मुंह पे बोलते हैं आपके बच्चे बीमार है, उनसे कौन शादी करेगा। और मुझ जैसे बच्चे बहुत है। आज अगर आप जितने एडल्ट थैलेसेमिक है, 18 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं अगर पकड़ोगे, शायद 100 में से 5 बच्चे ही शादीशुदा होंगे और 95% नहीं होंगे। इसका मेजर कारण फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना होना और सोशल सपोर्ट्स ना होना एंड अवेयरनेस ना होना कि ये जो बच्चे हैं इनके पास कुछ कमियों के साथ अनेक खूबियां है। वो अनेक खूबियां ही हमें सक्षम बनाती है कि हम शादी कर सकते हैं, हमारा एक स्वस्थ परिवार हो सकता है, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जी, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, समाज के तौर पे आप सोसाइटी से क्या चाहती हैं? सरकार से आपने बताया कि थैलेसेमिक रिसर्च सेंटर होने चाहिए, ट्रेन में आपको फ्री ट्रैवल करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, पेंशन के रूल्स बदलने चाहिए, डेटा होना चाहिए और दवाइयों को, अच्छी क्वालिटी की दवाइयों को हॉस्पिटल में अवेलेबल करवाना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी कोई डिमांड है और क्या आप समाज से चाहते? मेरी सरकार से निवेदन यही रहेगी, जो हर ब्लड बैंक में हर थैलेसेमिक बच्चों को ब्लड चढ़ा रहे हैं, कहीं पे कुछ ना चढ़ा के, हर थैलेसेमिक बच्चा डिजर्व करता है एक सुरक्षित रक्त जो ल्यूको डिप्लीटेड नेट टेस्टेड पीआरबीसी बैग्स होना चाहिए। हर बच्चे को आप अपना बच्चा समझिए, क्योंकि हमें जो ये जीवन मिला है, जो तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, जब तक आप हमें अपना बच्चा नहीं समझोगे तब तक हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं बन पाएगी। और इन सब के बावजूद आप जब तक आज हम 2025 में बैठ के अपडेटेड चीजों को अडॉप्ट करें थैलेसेमिक बच्चों के लिए, ये ना बोला जाए यही होता है यही मिलेगा, ये सोचे हम ये भी कर सकते हैं, तभी जाके थैलेसेमिक बच्चों की जिंदगी 80 साल की होगी और हम जी पाएंगे एक स्वर उठा के स्वस्थ जीवन। मैं समाज से चाहती हूँ, एक हेल्दी सिटीजन्स के हिसाब से भारतवर्ष में मुझे सुन पा रहे हर एक व्यक्ति से निवेदन है कि आप स्वस्थ हो, आपके शरीर में रेड सेल क्रिएट हो रही है, आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है आपकी नजदीकी ब्लड बैंक जाके ब्लड डोनेट करना, क्योंकि आप ही के ब्लड से मैं 15 दिन जिंदा रह सकती हूँ। और मुझ जैसे अनेक हजारों बच्चे वेट करते हैं कि मुझे हर 15 दिन में ब्लड मिल जाए तो मैं चल पाऊँ, खा पाऊँ, पी पाऊँ, पढ़ पाऊँ, अपनी साथ साथ अपनी परिवार की जिम्मेदारी ले पाऊँ। तो आपकी एक बूंद बूंद जो रक्त है मुझे 15 दिन की जीवन दे सकती है। आप रक्तदान करें। और सब अब हम पढ़े लिखे एजुकेटेड जनरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी आगे की जो पीढ़ी हो एक स्वस्थ पीढ़ी हो। तो शादी से पहले निश्चित रूप से थैलेसीमिया कैरियर की स्टेटस चेक करें, एक स्वस्थ जीवन को इस समाज में लाए। बिल्कुल झरना जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि लोगों को इस शो से बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा।
उनको जागरूकता आई होगी और लोग और ज़्यादा तादाद में ब्लड डोनेट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मेरी बात साधारण जनता से हमारे जैसे लोगों तक से सरकार तक पहुंचाने के लिए। आपकी ये जो मुहिम है लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने की, बहुत ही खूबसूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से आपकी। जी धन्यवाद। जय जगन्नाथ। तो लिसनर्स, बात की आज हमने झरना मलिक जी से, जिन्होंने थैलीसीमिया पेशेंट्स के बारे में बताया, उनकी दिक्कतों के बारे में। हम समाज के तौर पे क्या कर सकते हैं, सरकार को क्या करना। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइट। बाय बाय। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की।